नमस्कार, नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं एग्रीकल्चर टीचर भंवर सिंह वेदवाल। हम कक्षा 12 के लेसन नंबर 6 फसल उत्पादन क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इस लेसन के अंतर्गत से बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत 6 नंबर का मैटर आता है, 4 नंबर का मेजर क्वेश्चन आता है, इसके अलावा 2 नंबर का और मैटर आता है। तो जो लेसन नंबर 6 है फसल उत्पादन क्रॉप प्रोडक्शन और इसके अंतर्गत अनाज वाली फसलें सीरियल क्रॉप से का अध्ययन करेंगे और इसमें भी हम सबसे पहले धान पैडी या राइस के बारे में अध्ययन करेंगे। राइस, तो देखिए इसके बारे में हम विस्तृत रूप से आज अध्ययन करने वाले हैं राइस के बारे में। तो आप प्रिय विद्यार्थियों अपने कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे और साथ में साथ आप नोट्स अपने बनाते रहे। और सबसे पहले तो आपने देखिए इसके को जो हमारे चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें और एक बार आप लाइक का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि आपका हर एक लाइक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपके जितने लाइक हमें मिलेंगे हम इतना ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए राइस है और इसका जो वानस्पतिक नाम है चावल का या धान का। देखिए धान और राइस एक ही बात है, अगर छिलके के अंदर रहता है जैसे जौ की तरह रहता है तो वो धान होता है और अगर उससे छिलका उतर जाता है तो वो राइस कहलाता है, चावल। अब राइस का जो वानस्पतिक नाम है ओराइजा सैटाइवा इसका वानस्पतिक नाम ओराइजा सैटाइवा और कुल फैमिली की पोएसी या ग्रैमनी, कोई सा आपको मिल जाता है ऑप्शन में, पोएसी या ग्रैमनी कोई सा भी। और इसके क्रोमोसोम नंबर गुणसूत्र नंबर 2n बराबर 24, ये 2n बराबर 24, इसके जो क्रोमोसोम नंबर है 2n बराबर 24। इसके ओरिजिन की बात करते हैं, उत्पत्ति स्थान इंडो बर्मा, यानी कि इसका जो भारत के आसपास का क्षेत्र है इसका उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है। देखिए प्राचीन काल के अंतर्गत जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो अवशेष मिले जैसे चावल के छिलके के मिले या चावल के दानों के अवशेष है या इसके अलावा वहाँ पर चींटियों के अवशेष मिले, जिससे ऐसा पता चलता है कि यहाँ पर मीठी वस्तु का उपयोग किया गया होगा। और इसके अलावा जैसे सूती धागे का उपयोग, जो हाथ में बांधने का जो धागा होता है उसका अवशेष मिले, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक वैदिक सभ्यता थी और जिसके अंतर्गत हवन वगैरह कार्य होते थे। तो हवन कार्यों के अंतर्गत चावल का उपयोग होता है, इसके अलावा हाथ में बांधने वाले डोरे का उपयोग होता है और कोई भी मीठी वस्तु का उपयोग होता है। तो इसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में मिले तो इस बात से प्रमाण है कि चावल, गन्ना और कपास इसकी जन्मस्थली भारत को माना जाता है। तो ये भारत और इसके आसपास का क्षेत्र है। तो जो चावल की उत्पत्ति क्षेत्र है ये है इंडो बर्मा। अब इसका महत्व देखिए, चावल का उपयोग है, चावल एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और चावल को खाद्यान्न की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। चावल का खाद्यान्न की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है और भारत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण फसल है चावल। खाद्यान्न की दृष्टि से चावल का प्रथम स्थान है और विशेष रूप से धार्मिक पर्वों पर या उत्सवों में भी चावल बनाया जाता है। इसके अलावा इसका चावल का जो पुआल होता है, जो इसका जो घास फूस होता है, इसका उपयोग कांच में अन्य जो टूटने वाली वस्तु होती है इनके पैकिंग में इसका उपयोग किया जाता है। चावल की 24 स्पीसीज है, इनमें से 2 महत्वपूर्ण है, ओराइजा सैटाइवा और ओराइजा ग्लेबर्मा। ये ओराइजा सैटाइवा है ये एशिया में की जाती है और ओराइजा ग्लेबर्मा ये अफ्रीका में की जाती है। ओराइजा सैटाइवा की 3 प्रकार का होता है। एक तो इसमें इंडिका, जो इंडिका होता है इसका जो तना होता है वो लंबा होता है, तना लंबा होता है। और जैपेनिका होता है, इसका तना मध्यम होता है और जवेनिका का जो तना होता है ये कम होता है और इसे जंगली धान के नाम से जाना जाता है और ये इंडोनेशिया में किया जाता है। इंडोनेशिया के अंतर्गत ये किया जाता है। इंडोनेशिया। तो देखिए जो चावल है या राइस है, धान है, इसकी जो वानस्पतिक नाम है ओराइजा सैटाइवा, इसका जो फैमिली है कुल है पोएसिया ग्रैमनी, क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 24, ओरिजिन इसका इंडो बर्मा और खाद्यान्न के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और भारत में खाद्यान्न दृष्टि से चावल का प्रथम स्थान है। इसके पुआल का उपयोग कांच में अन्य टूटने वाली वस्तु की पैकिंग में किया जाता है। इसके 24 स्पीसीज है जिनमें से 2 स्पीसीज इंपॉर्टेंट है, इसमें ओराइजा सैटाइवा और ओराइजा ग्लेबर्मा। ये ओराइजा सैटाइवा है ये स्पीसीज एशिया में की जाती है और ओराइजा ग्लेबर्मा अफ्रीका महाद्वीप में की जाती है।
ओराइजा सेटागा की 3 किस्में, इंडिका, जैपनिका और जावानिका। अब देखिए इसमें जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है इसके अंतर्गत चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 77 से 79% होती है। कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है ये 77 से 79% होती है। और इसके अंतर्गत जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन, तो देखिए इसमें जो प्रोटीन है सफेद चावल में तो 6 से 7%, सफेद चावल में 6 से 7% और भूरे चावल में भूरा चावल है इसके अंदर प्रोटीन 7 से 8%, 7 से 8% होती है। और इसमें ओराइजिन प्रोटीन होती है, ओराइजिन, जो चावल के अंदर प्रोटीन पाई जाती है वो ओराइजिन प्रोटीन है। और इसमें जो अमीनो अम्ल की मात्रा, देखिए ये आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे खाद्यान्न फसलों में सबसे कम प्रोटीन की मात्रा चावल के अंतर्गत पाई जाती है। सफेद चावल में 6 से 7% और भूरा चावल में 7 से 8%। और कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओराइजिन। इसमें अमीनो अम्ल की मात्रा कम होती है, अमीनो अम्ल कम पाया जाता है। और इसके अंदर कौन सा अमीनो अम्ल कम पाया जाता है? इसके अंदर लाइसिन, लाइसिन, लाइसिन अमीनो अम्ल कम पाया जाता है। अब इसके अंतर्गत है पुष्पक्रम, इसका पुष्पक्रम पेनिकल कहलाता है, पेनिकल। पुष्पक्रम में पेनिकल। फल का प्रकार कैरियोसिस, फल का प्रकार कैरियोसिस। तो चावल के फल का प्रकार है कैरियोसिस है। और धान में बोनेपन का जो जीन होता है, धान बोनेपन का जीन, धान में बोनेपन का जीन, और बोनेपन का जो जीन होता है वो होता है डीबूजीन, डी, इसके अंदर जो बोनेपन का जीन है डीजीबूजीन, डी जी बू जीन। तो देखिए धान में जो बोनेपन का जीन होता है डीजीबू जीन। और इसमें अंकुरण का समय 36 से 48 घंटे, अंकुरण का समय 36 से 48 घंटे। तो देखिए इसमें जो आप साथ में स्क्रीनशॉट लेते चले तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट 77 से 79%। और इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो खाद्यान्न फसलों के अंदर सबसे कम होती है। और ओराइजिन प्रोटीन पाई जाती है जिसमें सफेद चावल में 6 से 7% और भूरा चावल में 7 से 8%। इसमें एमिनो अम्ल की मात्रा कम होती है, एमिनो अम्ल इसमें लाइसिन एमिनो अम्ल मिलता है। और पुष्पक्रम उसका पेनिकल कहलाता है। फलों का प्रकार कैरियोसिस है, जो इसका जो चावल का फल है वो कैरियोसिस प्रकार है। इसके अलावा इसमें बोनेपन का जो जीन है डीजीबूजीन, ये इंपॉर्टेंट है, डीजीबूजीन। और इसके अंकुरण का समय 36 से 48 घंटे। तो देखिए अगर विश्व में खाद्यान्न की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें देखिए विश्व में
सबसे अधिक खाए जाने वाले खाद्यान्न, विश्व में सबसे अधिक खाया जाने वाला खाद्यान्न, विश्व में सबसे अधिक खाया जाने वाला जो खाद्यान्न है, तो इसे प्रथम स्थान पर आता है गेहूं का, प्रथम स्थान है गेहूं, और सेकंड स्थान पर आता है चावल। तो देखिए विश्व में जो सबसे अधिक खाया जाने वाला खाद्यान्न है गेहूं, और सेकंड नंबर पर आता है चावल। और यदि भारत की बात करते हैं, भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला जो खाद्यान्न है, तो फर्स्ट स्थान पर आता है चावल, और सेकंड स्थान पर आता है गेहूं। यानी विश्व में सबसे अधिक खाया जाने वाला खाद्यान्न तो गेहूं है, और दूसरे स्थान पर आता है चावल, और भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला खाद्यान्न है चावल। अब इसके प्रोडक्शन की बात करते हैं, उत्पादन। उत्पादन तो देखिए विश्व का 90% चावल एशिया महाद्वीप में उगाया जाता है। विश्व का 90% चावल एशिया महाद्वीप में उगाया जाता है। विश्व का 90% चावल एशिया महाद्वीप में उगाया जाता है। अगर महाद्वीप में बात करते हैं तो सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है एशिया महाद्वीप में होता है। और विश्व में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान, देखिए विश्व में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान विश्व में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है, चीन, और सेकंड स्थान पर आता है भारत। तो देखिए विश्व में जो सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है वो चीन में होता है, और सेकंड स्थान पर आता है भारत। और एशिया की बात करते हैं, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है वो भारत में होता है। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है भारत के अंतर्गत, एशिया महाद्वीप में। और यदि भारत में बात करते हैं कि भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत के अंतर्गत सबसे अधिक जो चावल का उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद में अगला स्थान आता है यूपी, बिहार, यूपी, और इसके बाद में बिहार। अब बात करते हैं राजस्थान। तो राजस्थान के अंतर्गत जो चावल का उत्पादन होता है हनुमानगढ़ में होता है, सबसे अधिक जो चावल का उत्पादन होता है हनुमानगढ़ में। राजस्थान में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है हनुमानगढ़ में। और यदि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की बात करते हैं, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता, चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की अगर विश्व में बात करते हैं तो विश्व में प्रति हेक्टेयर उत्पादनता या सर्वाधिक उत्पादनता विश्व में है जापान की। विश्व में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सबसे अधिक है जापान की। और यदि इसके भारत में बात करते हैं, भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है पंजाब की। भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पंजाब की। तो देखिए इसमें विश्व में जो सबसे अधिक खाया जाने वाला खाद्यान्न है, जो प्रथम स्थान पर आता है गेहूं, और दूसरे स्थान पर आता है चावल। और भारत में सबसे अधिक जो खाया जाने वाला खाद्यान्न है चावल, और सेकंड स्थान पर आता है गेहूं। अब इसके प्रोडक्शन की बात करते हैं, उत्पादन की, तो विश्व में विश्व का 90% जो चावल उत्पादन है वो एशिया महाद्वीप में किया जाता है। विश्व का 90% चावल एशिया महाद्वीप में उगाया जाता है। अब विश्व में चावल उत्पादन दृष्टि से प्रथम स्थान है चीन का, प्रथम स्थान
चीन का है और दूसरे स्थान पर आता है भारत। एशिया में सर्वाधिक जो चावल का उत्पादन होता है वो भारत में, और भारत में यदि चावल का उत्पादन देखते हैं तो सबसे अधिक होता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जो किसान होते हैं एक वर्ष में चावल की 3 फसल पैदा करते हैं, अमन, आस और बोरो के नाम से जानी जाती है। और राजस्थान के अंतर्गत जो सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है हनुमानगढ़ में। अब प्रति हेक्टेयर चावल की उत्पादकता, तो विश्व में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर चावल की उत्पादकता है जापान की, और यदि भारत में बात करते हैं तो भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है पंजाब की। तो भारत देखिए विश्व का जो सर्वाधिक, अब विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल, विश्व का चावल उत्पादन का, चावल का क्षेत्रफल, तो देखिए अगर क्षेत्रफल देखा जाए विश्व में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है भारत में, और भारत में 44 मिलियन हेक्टेयर, 44 मिलियन हेक्टेयर। तो देखिए इसमें आपके 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुए कि विश्व में जो सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है, सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है चीन में, और सर्वाधिक जो उत्पादकता है विश्व में, सर्वाधिक जो चावल की उत्पादकता है वो है जापान की, और विश्व में चावल का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो है भारत का है। और चावल का जो सबसे अधिक निर्यात, देखिए यदि चावल का निर्यात देखा जाए तो सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश है थाईलैंड, सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश है थाईलैंड। और भारत का आता है 5वां स्थान आता है, निर्यात की दृष्टि से भारत का 5वां स्थान आता है, निर्यात की दृष्टि से भारत का 5वां स्थान आता है। तो ये देखिए चावल के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी। इसके अलावा इसमें और अब अंतरराष्ट्रीय, देखिए अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है मनीला, फिलीपींस, मनीला फिलीपींस। और इसके होते IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहा है मनीला, फिलीपींस। इसके अलावा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक, उड़ीसा। कटक, उड़ीसा। CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहा है कटक, उड़ीसा। अब डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च सेंटर, डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च सेंटर, और ये है हैदराबाद में।
डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च सेंटर हैदराबाद। अब है वेस्ट अफ्रीका चावल अनुसंधान संस्थान, वेस्ट अफ्रीका चावल अनुसंधान संस्थान। वेस्ट अफ्रीका चावल अनुसंधान संस्थान ये माना राविया लाइबेरिया। तो देखिए ये जो राइस प्रोडक्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थान है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा, डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च सेंटर हैदराबाद, और वेस्ट अफ्रीका चावल अनुसंधान संस्थान मानाराबिया लाइबेरिया। तो ये चावल के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी। अब इसके जो उत्पादन से संबंधित जो महत्वपूर्ण भौगोलिक दशाएं हैं, इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो देखिए 12वीं क्लास वाले जो स्टूडेंट हैं उनको डिटेल से लिखना है, तो इनके आप लाइन आराम से बना सकते हैं। बाकी ये जेट VHU ICR के अंतर्गत इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं पूरा मैटर ले रहा हूं उसके अंतर्गत। अब इसमें देखिए जलवायु, क्लाइमेट, तो देखिए जो चावल है जैसे उष्ण एवं नम जलवायु का पौधा है, उष्ण एवं नम जलवायु। यानी कि गर्म और ठंडे दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत ही पैदा हो जाता है। तो इसके लिए जो जलवायु है उष्ण एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। अब टेम्परेचर की बात करते हैं, तापमान, तो देखिए इसके अच्छी पैदावार के लिए एवं पकने के लिए अच्छी पैदावार एवं पकने के लिए अच्छी पैदावार एवं पकने के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अच्छी पैदावार एवं पकने के लिए 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसके भंडारण के लिए 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अब इसके वर्षा, तो देखिए इसके लिए वर्षा कितनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन नहीं होते वह वर्षा के माध्यम से किए जाते हैं, तो इसके लिए 100 से 200 सेमी, 100 से 200 सेमी बरसात की आवश्यकता होती है। यानी जो चावल के खेत है, चावल के खेतों के अंतर्गत 2.5 महीने तक यानी लगभग 75 दिन तक पानी भरा रहना आवश्यक है। अब इसकी बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट। जल मांग, वाटर रिक्वायरमेंट। तो देखिए इसके लिए जो राइस प्रोडक्शन के लिए वाटर रिक्वायरमेंट है 900 से 2500 mm, 900 से 2500 mm। अब इसके लिए देखिए 1 kg चावल पैदा करने के लिए कितने जल की आवश्यकता होती है। 1 kg चावल पैदा करने के लिए तो देखिए 1 kg चावल पैदा करने के लिए 5000 लीटर जल की आवश्यकता होती है। 5000 लीटर जल। तो देखिए 1 kg चावल पैदा करने के लिए औसतन रूप से 5000 लीटर जल की आवश्यकता होती है। और यदि कोई बिस्लेरी की बोतल से अगर 1 kg चावल पैदा कर लो तो आप देख लेना 5000 लीटर की कीमत कितनी हो जाएगी।
तो ये तो देखिए इसके लिए जो वर्षा है 100 से 200 सेमी, और जो जल मांग रहती है वाटर रिक्वायरमेंट 900 से 2500 mm, और 1 kg चावल पैदा करने के लिए कितने जल की आवश्यकता होती है? 5000 लीटर की। अब इसके लिए मृदा सॉइल, तो देखिए सॉइल कैसे ये, तो इसके लिए काली मृदा सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। काली मृदा, काली मृदा सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। तो देखिए चावल की खेती के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मृदा रहती है काली मृदा, इसके लिए उर्वरक एवं अच्छी जल धारण, उर्वरक एवं अच्छी जल धारण करने वाली क्षमता, अच्छी जल धारण क्षमता वाली मटियार, चिकनी मटियार, चिकनी मटियार और दोमट तो इसके लिए जो सॉइल है, मृदा है, काली मृदा सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। इसके लिए अच्छी उर्वरक एवं जल धारण क्षमता वाली, और मटियार, चिकनी मटियार में दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। अब इसके लिए सॉइल पीएच, मृदा का जो पीएच मान है, सॉइल पीएच, इसके लिए जो सॉइल पीएच है 4 से 6 होना चाहिए। 4 से 6, यानी अम्लीय मृदा में चावल की जो खेती की जाती है वो अम्लीय मृदा में की जाती है। 7 है वो उदासीन होता है। अब इसके लिए परीक्षण भार, टेस्ट वेट, बीजों का परीक्षण भार, टेस्ट वेट। तो देखिए टेस्ट वेट क्या होता है कि जैसे किसी भी आप जो खाद्यान्न है या कोई फल है, किसी का भी बीजों का परीक्षण भार ज्ञात करते हो, इसका मतलब है 1000 दानों का भार। तो 1000 जो चावल के नॉर्मल जो सामान होते हैं, सामान्य दाने, सामान्य दानों का जो भार होता है 1000 दानों का भार होता है 25 ग्राम। चावल के सामान्य दानों का भार होता है 25 ग्राम। और जो बासमती होता है, बासमती, इसके जो दानों का भार होता है 21 ग्राम। 21 ग्राम। तो देखिए इसमें हमने यहां से स्टार्ट किया था जलवायु, क्लाइमेट, उष्ण एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर, इसके लिए अच्छी बढ़वार एवं पकने के लिए 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और भंडारण के लिए 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसके लिए वर्षा चाहिए 100 से 200 सेमी, और 75 दिन तक इसके खेतों में पानी भरा रहना चाहिए। चावल के खेतों के अंतर्गत वाटर रिक्वायरमेंट 900 से 2500 mm, और 1 kg चावल पैदा करने के लिए कितने जल की आवश्यकता होती है? 5000 लीटर की। इसके लिए जो सॉइल है, मृदा है, काली मिट्टी चावल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। इसके अलावा मटियार, चिकनी, दोमट मिट्टी रहती है, और मृदा का जो पीएच मान है वो 4 से 6 के मध्य होता है। टेस्ट वेट, इसका जो बीजों का परीक्षण भार है, सामान्य दानों के अंतर्गत 25 ग्राम और बासमती के अंतर्गत 21 ग्राम। अब इसकी बीज दर, सीड रेट, देखिए बीज दर, तो बीज दर कितनी चाहिए? तो देखिए इसमें बीज दर
सीड रेट। तो देखिए इसलिए बीज दर, एक तो देखिए इसमें जो चावल बोया जाता है, चावल बोने की अभी मैं विधि बताऊंगा आपको, जैसे कि छटकवा विधि से या इसमें सीधा जो रोपण खेत में सीधी बुआई की जाती है। तो इसमें देखिए छिटकवा विधि के लिए, छिटकवा पहला है छिटकवा विधि, ब्रॉडकास्टिंग मेथड, छिटकवा विधि ब्रॉडकास्टिंग मेथड, और इसके लिए 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर, 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर चावल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा डिवलर, और डिवलर के विधि के अंतर्गत 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर, 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर। तो देखिए डिवलर क्या होता है कि यहाँ देखिए ये जैसे पहले देखोगे आप, जो हल होता है जैसे ये इस तरह का, ये देखिए जैसे ये हल है। अब पहले किसान क्या होता था कि जैसे इसके यहाँ ये बैल लगे रहते थे, इधर ये बैल है, तो इसमें जैसे एक व्यक्ति तो इसको हल को चला रहा है बैल, और यहाँ पर एक कीप के आकार में एक नली सी पाइप सा लगा होता था, ये पाइप सा लगा है कीप के आकार में। इस तरह का। अब इसमें एक दूसरा व्यक्ति होता था ये, तो पीछे पीछे इसमें एक एक, जैसे किसी कट्टे वगैरह में किसी में बीज ले लिया, तो इसमें या तो खुद ही व्यक्ति इसको हल को चला रहा है और हल के साथ साथ पीछे पीछे एक एक दाने इसमें डालता है। ये डिवलर है, ये जो पाइप सा है ये कहलाता है डिवलर। तो इसमें या तो दो व्यक्ति होते थे, एक हल चलाने वाला और दूसरा पीछे से दाने डाल रहा है, या खुद ही एक व्यक्ति उनको दानों को टांग लेता किसी कट्टे वगैरह में और हल चलाते चलाते एक एक बीज इसमें डालता। अगर आपने जैसे ट्रैक्टर के पीछे जो जैसे गेहूं की जो बुआई की मशीन है और उसमें देखे होंगे, तो उसमें इस तरह के की प्रकार जो पाइप लगे रहते हैं उसके माध्यम से दाना नीचे आता है। तो इससे क्या होता है कि जो दाना होता है वो सीधा डायरेक्ट जड़ में जाता है। तो इसके लिए जो डिवलर से बोते हैं तो 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अब संकर धान, संकर धान में 15 केजी प्रति हेक्टेयर, संकर धान में 15 केजी प्रति हेक्टेयर। और बासमती के अंतर्गत 45 केजी प्रति हेक्टेयर, बासमती के अंतर्गत 45 केजी प्रति हेक्टेयर बीजों की आवश्यकता होती है। एक विधि और होती है इसमें SRI, देखिए इसके बारे में आपको डिटेल से बता रहा हूं। SRI सिस्टम राइस इंटरसेक्शन, और इसके अंतर्गत जो बीजों की आवश्यकता होती है वो 5 केजी प्रति हेक्टेयर, 5 केजी प्रति हेक्टेयर बीजों की आवश्यकता होती है। और इस विधि को 1982 में, इसमें देखिए जो 5 केजी प्रति 100 वर्ग मीटर, 5 केजी प्रति 100 वर्ग मीटर, 5 केजी प्रति 100 वर्ग मीटर में बीज की आवश्यकता होती है। और इस विधि को 1982 में मेडागास्कर ने विकसित किया, मेडागास्कर ने विकसित किया। जो SRI विधि है इसको 1982 में मेडागास्कर ने विकसित किया, और इसमें बिना पानी के चावल उगाया जाता है, बिना पानी के चावल उगाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत बिना पानी के चावल उगाया जाता है, और इसमें कीटनाशी का प्रयोग नहीं किया जाता है, बिल्कुल 0%। इसमें देखिए जल, पानी और उर्वरक, जल और उर्वरक की 95% बचत होती है, 95% बचत होती है। और उसमें कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बचत है तो बिना पानी के और बिना कीटनाशक के समय की बचत होती है। कीटनाशक
कीटनाशक 0%, इसमें कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए इसमें जो सीड रेट थी छिटकवा विधि के अंतर्गत 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर, डेवलर में 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर, संकर धान में 15 केजी प्रति हेक्टेयर और बासमती में 45 केजी प्रति हेक्टेयर। और SRI सिस्टम राइस इंटरसेक्शन इस विधि के अंतर्गत 5 केजी प्रति 100 वर्ग मीटर के लिए अवसत होती है। और इस विधि को 1982 में मेडागास्कर ने विकसित किया और इसमें बिना पानी के चावल उगाया जाता है। पानी की और उर्वरक की 95% बचत होती है और कीटनाशक का प्रयोग 0% किया जाता है। कीटनाशक का प्रयोग बिल्कुल इसमें नहीं किया जाता है। अब इसके अंतर्गत बात करते हैं बीज उपचार। देखिए बोने से पहले बीजों का उपचार कैसे किया जाता है, बीज उपचार। तो देखिए बीज उपचार, बीजों का उपचार। तो देखिए इसमें क्या है कि जो थोते बीज रहते हैं, थोते बीजों को 2% नमक के घोल में डालकर मिलाएं। थोते बीजों को बीजों को 2% नमक के घोल में डालकर मिलाएं। तो इससे क्या होता है, जैसे आप जो चावल के दाने इसको नमक के घोल में डालेंगे तो जो थोते बीज होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। और इसके अलावा जीवाणु अंगमारी से बचाव के लिए एक रोग लग जाता है, जीवाणु अंगमारी रोग, जीवाणु अंगमारी रोग। तो देखिए इससे बचाव के लिए क्या करते हैं, कार्बोडाजिम 2.5 ग्राम प्रति केजी, कार्बोडाजिम 2.5 ग्राम प्रति केजी या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1.5 ग्राम, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1.5 केजी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 45 लीटर पानी में 45 लीटर पानी में 12 घंटे तक भिगोएं। 12 घंटे तक भिगो। देखिए जो बीज रहते हैं तो बीजों को क्या है, जैसे 45 लीटर पानी के अंतर्गत 1.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लिया और इसको 12 घंटे तक इसमें भिगोने से इसके क्या है कि इससे जो जीवाणु अंगमारी रोग है वो नहीं लगता है। अब इसकी अंकुरण क्षमता बढ़ाने के लिए, अंकुरण क्षमता बढ़ाने के लिए अंकुरण क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना है, तो देखिए 30 से 35 केजी बीजों को 30 से 35 केजी बीजों को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल में 12 घंटे तक भिगोएं। सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल में कितने देर भिगोना है, 12 घंटे तक भिगोएं। तो देखिए इसमें जो थोते बीजों के उपचार के लिए 2% नमक के घोल में डालकर बीजों का उपचार किया जाए। जीवाणु अंगमारी रोग के बचाव के लिए कार्बोडाजिम 2.5 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से या 1.5 केजी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 45 लीटर पानी के घोल में 12 घंटे तक भिगोए। और इसकी अंकुरण क्षमता बढ़ाने के लिए 30 से 35 केजी चावलों को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल में 12 घंटे तक भिगोकर इसका उपचार किया जा सकता है। अब इसमें देखें कि खेत की तैयारी कैसे की जाए, या इससे पहले हम खाद और उर्वरक फर्टिलाइजर, कितना इसके लिए खाद और उर्वरक की आवश्यकता है। खाद व उर्वरक, फर्टिलाइजर, तो देखिए इसके लिए खाद व उर्वरक नाइट्रोजन
तो देखिए इसके लिए नाइट्रोजन कितनी चाहिए, 80 से 120 केजी प्रति हेक्टर, 80 से 120 केजी प्रति हेक्टर। नाइट्रोजन के लिए 80 से 120 केजी प्रति हेक्टर। फास्फोरस 40 से 60 केजी प्रति हेक्टर, फास्फोरस 40 से 60 केजी प्रति हेक्टर। इसके अलावा इसमें पोटास 30 से 40 केजी प्रति हेक्टर। और इसके अलावा जिंक, देखिए इसमें जिंक की कमी से इसमें जिंक डाला जाता है, जिंक लगभग 25 केजी, क्योंकि जिंक की कमी से इसमें खेरा रोग हो जाता है। चावल के अंतर्गत जिंक की कमी से खेरा रोग हो जाता है। और इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, देखिए नाइट्रोजन की मात्रा आधी मात्रा तो इसमें खेत में जब इसके खेत की तैयारी करते हैं उस टाइम में दे देते हैं, और आधी मात्रा को बाद में फसल में देते हैं। तो इसमें ये खाद एवं उर्वरक थी, नाइट्रोजन 80 से 120 केजी। इसके अलावा इसमें जो फास्फोरस है, फास्फोरस 40 से 60 केजी प्रति हेक्टर, पोटास 30 से 40 केजी प्रति हेक्टर और 25 केजी इसके अंतर्गत जिंक मिलाते हैं। इसके अलावा इसमें अंतरा कृषि के रूप में अंतरा कृषि, तो अंतरा कृषि के रूप में इसके अंतर्गत मेटा सल्फ्यूरॉन मिथाइल, मेटा सल्फ्यूरॉन मिथाइल, मेटा सल्फ्यूरॉन मिथाइल 20 ग्राम या 2,4-D एक खरपतवार नाश है, 2,4-D 100 ml 1000 ml 1000 ml 25 से 30 दिन के अंतर्गत 25 से 30 दिन के अंतर्गत 1000 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। और उसमें खेत की तैयारी, तो देखिए इसमें खेत की तैयारी, खेत की तैयारी, तो देखिए खेत को तैयार कैसे करते हैं। एक तो खेत की सीधी बुआई के लिए, सीधी बुआई, तो देखिए खेत को जो सीधी बुआई के लिए तैयार करते हैं तो एक जुताई तो इसकी मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं। खेत को तैयार करने के लिए सीधी बुआई के लिए एक जुताई तो इसकी मिट्टी पलटने वाले हल से, और 2-3 जुताई इसकी कल्टीवेटर, हैरो या देसी हल से करके इसमें पाटा फेरते हैं। तो इसकी सीधी बुआई के लिए जो पहली जुताई होती है, तो पहली जुताई तो इसके अंतर्गत मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, और 2-3 जुताई इसकी कल्टीवेटर, हैरो या देसी हल से करते हैं। और इसके अलावा रोपाई के लिए, रोपण के लिए, इसमें रोपण कृषि के लिए इसमें 20 से 25 टन गोबर की सड़ी खाद मिलाकर इसकी जुताई करें। तो देखिए हमने आज जो राइस है, राइस खेती के बारे के अंतर्गत हमने इसमें जो इसकी भौगोलिक दशाएं इसके बारे में अध्ययन किया, और मुझे विश्वास है कि ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। इसके अलावा इसमें जो चावल बोने की विधियां हैं और चावल में के खरपतवार है, चावल में लगने वाले रोग या बीमारी है, इनके बारे में अध्ययन हम अगले पार्ट्स के अंतर्गत करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।